हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखें साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 18। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 18। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है डेली आपको 7 बजे से 8 बजे के बीच मिलती है। लेकिन 2 दिन से ये क्लास नहीं हो पाई, 2-3 दिन से, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा मतलब कि इशू था, इसीलिए। ठीक, तो यह प्रैक्टिस सेट की क्लास 18। इसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चन करते हैं, जो आपको 7 से 8 बजे के बीच शाम के टाइम मिलती है। तो हम लोग बिना देर के हुए चले हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न रखे गए हैं वो जुलाई 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था नेट JRF का, उसी के क्वेश्चन को रखा गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा विस्तार से क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और वक्री। देखो, नारद की वीणा की अगर बात करें, नारद की वीणा, और इसकी बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। क्या है 1946? किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कोणार्क की बात करें तो 1951। अंधा कुआं 1955। और बकरी, जैसा कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है, 1974। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। बकरी किसका है? बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की है, और नारद की वीणा ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, और कोणार्क ये जगदीश चंद्र माथुर की है। नारद की वीणा 1946, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, कोणार्क 1951, जगदीश चंद्र माथुर की, अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण लाल की, और बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परिकथा। इसकी अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1957 है। 1957। दीर्घतपा की अगर बात करें तो 1963 है इसका प्रकाशन वर्ष। जुलूस की बात करें तो 1965। पलटू बाबू रोड 1989। ठीक, 1989। परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, और पलटू बाबू रोड 1989। ये किसकी उपन्यास है? ये है फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है। देखो, फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यासकारक हैं। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकारक हैं। उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम होगा पहले मैला आंचल। यह एक आंचलिक उपन्यास है, मैला आंचल 1954 ईस्वी। परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घतपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1989 ईस्वी, राम रतन राय 1971 ईस्वी। ठीक, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक। और कौन सा है? विनायक। अगर गोबर गणेश की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। 1978। किस्सा गुलाम 1986। 1986। पूर्वापर अगर बात करें तो इसका है 1990। 1990। और विनायक की अगर बात करें, विनायक की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, विनायक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष 2011 है विनायक के प्रकाशन वर्ष। ठीक ना, तो 28 का ऑप्शन डी सही है। देखो, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम, ये सारे के सारे किसके हैं? रमेश चंद्र शाह के उपन्यास हैं। गोबर गणेश 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, पूर्वापर 1990 ईस्वी, आखिरी दिन 1992 ईस्वी, पुनर्वास 1995,
विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 ईस्वी और असबाब ए पिरानी सन 2012 ईस्वी। यह है रमेश चंद्र शाह के प्रमुख उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवंदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे जितने भी उपन्यास रखे गए हैं उषा प्रेमवंदा के उपन्यास हैं, तो इसका मतलब कि सही अनुक्रम कौन सा होगा 29 का आंसर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सी सही है, 55 खंबे लाल दीवारें। 55 खंबे लाल दीवारें 1961। रुकोगी नहीं राधिका 1967। शेष यात्रा 1984 और अंतर्वर्षी सन 2000। ठीक, तो 55 खंबे लाल दीवार 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1981 और अंतर्वर्षी सन 2000। यह है प्रियवंदा की प्रमुख उपन्यास। देखो, प्रियवंदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा? 55 खंबे लाल दीवार 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी और शेष यात्रा यह है 1984 ईस्वी और अंतर्वर्षी सन 2000 और भय कबीर उदास सन 2007। क्वेश्चन नंबर 30, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, वर्ड्सवर्थ, उसके बाद कोचे, उसके टी.एस. एलियट, उसके बाद आएंगे आइए रिचर्ड। आगे लिखा है उसको देख लेते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो इनका जीवन काल की अगर बात करें तो 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इंग्लैंड के निवासी थे। वेनेदेतो क्रोचे, इटली में इनका जन्म हुआ था, 1866 में इनका जन्म हुआ था, 1952 में इनकी मृत्यु हुई थी। और टॉमस इटर्नस इलियट, ये अमेरिका के थे, 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड, इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1893 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पात्रों का संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो, चंदा, यहाँ पे मतलब पात्रों के नाम दिए गए, यहाँ पे ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। पात्र में कौन है? चंदा है, नागमती है, राजमती है, मालवड़ी है। कौन है? मालवड़ी है। और ग्रंथ में कौन है? विसल देव रासो है, चंदायन है, ढोल मारू रदुहा है, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत है। तो देखिए, चंदा की अगर बात करें, चंदा तो चंदा किस ग्रंथ में है? तो वह चंदायन में। चंदा है चंदायन में। मतलब चंदा के नाम से जैसे कि आप लोग पता चलता है कि चंदा किस में होगा? चंदायन में होगा। तो एक आ दो तो सब में ही है। एक आ दो सब में। नागमती आपको जैसे पता है, नागमती किस में है? तो नागमती है पद्मावत में। नागमती पद्मावत में है, ठीक ना। और राजमती किस में है? राजमती तो है विसलदेव में। राजमती विसलदेव में। अब मालवड़ी, यह है ढोल मारू रदुहा। तो ए का 2 और बी का 5 और सी का 1 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। देखो, राजमती और विसलदेव किस में है? वो है ये विसलदेव रासो में है। विसलदेव रासो किसका है? नरपति नाल का है। लोर और चंदा, तो लोरिका और चंदा किस में है? ये चंदायन में है, जिसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। और ढोला मारू ये किस में है? ये ढोला मारूरा के पात्र हैं। ढोला मारूरा किसका है? कुशल लाभ का है। और पृथ्वीराज असंयोगिता, ये पृथ्वीराज रासो के हैं। इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई हैं। और रत्नसेन, पद्मावती
रत्नसेन, पद्मावती और नागमती, ये किस में है? तो यह पद्मावत में, और इनके लेखक कौन है? जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे आश्रयदाता राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो देखो चंद्रवरदाई की अगर बात करें तो ये किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे पृथ्वीराज चौहान के। एकाचार किस में है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। बिहारी रहते थे जयसिंह के राज दरबार में। जगनिक रहते थे परमाल के राज दरबार में। और भूषण रहते थे ये छत्रसाल के राज दरबार में। ठीक, तो 32 का ऑप्शन सी सही है। तो चंद्रवरदाई की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1168 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1192 ईस्वी में। ये पृथ्वीराज चौहान के यहाँ रहते थे। बिहारी की अगर बात करें तो इनके आश्रयदाता थे जयसिंह। जगनिक की अगर बात करें तो जगनिक के आश्रयदाता परमाल थे। और भूषण की अगर बात करें तो भूषण के आश्रयदाता छत्रसाल थे। और नरपति नाल की अगर बात करें तो इनके आश्रयदाता थे विशलदेव राठौर। यहाँ पे इनका जीवन काल लिखा गया है, तो आप इसको मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे काव्य कृतियों के नाम दिए गए हैं। काव्य कृति में मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद और रेणुका। और यहाँ पे कवि में लीलाधर जुगड़ी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, राजकमल चौधरी हैं, नरेश सक्सेना है और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मुक्ति प्रसंग की अगर बात करें तो ये किसकी कृति है? तो वह राजकमल चौधरी की कृति है। एक का तीन किस में है? तो ऑप्शन बी में। एक का तीन ऑप्शन बी सही है। खुशबू का शिलालेख किया है भवानी प्रसाद मिश्र की है। और अनुभव के आकाश में चांद यह है लीलाधर जुगड़ी की। और रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर की है। तो 33 का ऑप्शन बी सही है। मुक्ति प्रसंग है राजकमल चौधरी, खुशबू शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगड़ी की है, और रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर की, और संशय की एक रात नरेश मेहता की है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पे काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। काव्य कृति में आत्मजयी है, खूंटियों पर टंगे लोग, मगध है पहाड़ पर लालटेन। कवियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, राजेश जोशी, कुंवर नारायण और मंगलेश डबराल। तो देखो 34 की अगर बात करें तो आत्मजयी किसके? ये कुंवर नारायण की है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मगध की अगर बात करें, ये श्रीकांत वर्मा की है। तो किसमें है? श्रीकांत वर्मा। और पहाड़ पर लालटेन ये मंगलेश डबराल की है। तो ए का 4 और बी का 1 किसमें है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही है 34 का। आत्मजयी जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 है, कुंवर नारायण का ये मतलब की कृति है। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 प्रकाशन वर्ष, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मगध 1984 ईस्वी श्रीकांत वर्मा की है। और पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी मंगलेश डबराल की। और समर गाथा ये राजेश जोशी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मतलब कि यहाँ पे आलोचक के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनका कथन दिया गया है। तो क्या करना है? मिलान करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो इनका कथन क्या है? तो इनका कथन है कि गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। एक का चार टी एस एलियट की अगर बात करें तो इनका कथन है कि सच्ची
आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। तो ए का 4 अब बी का 1 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही है 35 का। आगे लिखा है इसको देख लेते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। टी.एस. एलियट का कथन है कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। आई.ए. रिचर्ड का कथन है कि मन आवेगों का तंत्र है। और कॉलरिज का कथन है कि गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि तमस उपन्यास में वर्णित है। ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विद्वेष और डी अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में केवल ए और बी में केवल ए और सी में केवल बी और डी में केवल बी और सी। तो इनमें से आंसर क्या होगा? तो देखो, तमस उपन्यास में जो वर्णित है वो है पहले विभाजन की पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है, और सांप्रदायिक विद्वेष, ऑप्शन सी। बी और सी किस में है? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका सही है। लिखा है कि तमस उपन्यास में विभाजन की पृष्ठभूमि पर सांप्रदायिक विद्वेष वर्णित है। तमस 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास लेखक विष्णु साहनी है। मतलब कि इस उपन्यास के लेखक विष्णु साहनी है। विष्णु साहनी के कुछ प्रमुख उपन्यास कौन कौन? झरोखा है 1967 ईस्वी, कणिया 1970, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993 और नीलू नीलिमा नीलेफर सन 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे निबंध संग्रह है, यहाँ पे लेखक के नाम है। तो निबंध संग्रह में कौन कौन? आस्था और सौंदर्य, अपनी अपनी बीमारी, कला और जोखिम, तमाल की झरोखे से। और लेखक में निर्मल वर्मा है, विद्यानिवास मिश्र हैं, रामविलास शर्मा है, हरिशंकर परसाई और बालमुकुंद गुप्त हैं। तो देखो, कौन सी निबंध संग्रह किस लेखक की है? तो आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य ये किसकी है? यह रामविलास शर्मा की है। यह रामविलास शर्मा की है। तो एक का तीन तो ऑप्शन भी सही है। अपनी अपनी बीमारी ये हरिशंकर परसाई की है। कला और जोखिम ये निर्मल वर्मा की है। और तमाल की झरोखों से विद्यानिवास मिश्र की है। ठीक, देखिए, आस्था और सौंदर्य इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी है। इसके निबंधकार हैं रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके निबंधकार है हरिशंकर परसाई। कला का जोखिम 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष निर्मल वर्मा का है और तमाल की झरोखों से 1981 ईस्वी। निबंधकार विद्यानिवास मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब किस उपन्यास में किस गांव का नाम आया है उसी के साथ मिलान करना है। तो देखो, यहाँ पे उपन्यास में राग दरबारी है, आधा गांव है, मैला आंचल है, गोदान है। यहाँ पे गांव का नाम गंगोली है, बेल्लारी है, लखनपुर है, मेरीगंज और सिपालगंज है। क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करना है। तो देखो, राग दरबारी में किस गांव का मतलब कि गांव को चित्रित किया गया है राग दरबारी में? तो राग दरबारी में सिपालगंज को। 1 का 5 किस में? तो ऑप्शन ए में हो गया। आधा गांव में किस गांव को चित्रित किया गया है? गंगोली गांव को। और मैलांचल गांव में इसमें मेरीगंज गांव को का चित्रित किया गया है और गोदान में बेल्लारी। ठीक, आगे लिखा भी है कि देखो, लखनपुर की अगर बात करें तो लखनपुर गांव ये प्रेमाश्रम उपन्यास में चित्रित किया गया है। सिपालगंज राग दरबारी उपन्यास में, गंगोली आधा गांव में, मेरीगंज मैलांचल में और बेल्लारी ये गोदान में। ये प्रमुख गांव के नाम है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। संप्रदाय का नाम लिखा गया है, यहाँ पे आचार्यों के नाम दिए गए हैं। संप्रदाय में औचित्य है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है और रस है। और आचार्य भरत मुनि है, आनंदवर्धन है,
भामा है, हेमचंद्र है, कुंतक है। तो देखो कौन सा संप्रदाय किस आचार्य का है? तो मिलान करना है। औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय ये किसका है? तो ये क्षेमेंद्र का है, ये क्षेमेंद्र का है एक आचार। वक्रोक्ति संप्रदाय ये कुंतक का है, वक्रोक्ति संप्रदाय ये कुंतक का है। और ध्वनि संप्रदाय मैंने आपको बताया कि ध्वनि सुनते हैं तो आपको में गाना सुनते हैं तो आपको आनंद मिलता है ना, तो आनंद वर्धन का है। और रस संप्रदाय ये भरत मुनि का है, ये भरत मुनि का है। तो 39 का ऑप्शन डी सही है। ए का 4, बी का 5 और सी का 2 और डी का 1। औचित्य संप्रदाय ये क्षेमेंद्र का है, वक्रोक्ति संप्रदाय ये कुंतक का है, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का है, रस संप्रदाय भरत मुनि का है और अलंकार संप्रदाय ये भामा का है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना के नाम दिए गए, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। रचना में कौन कौन है? चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स और डी में आर्स पोएटिका। रचनाकार में मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, हॉरेस हैं, कॉलरिज हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और आई.ए. रिचर्ड हैं। क्या करना है? मिलान करना है 40 का। तो देखो चर्च एंड स्टेट, चर्च एंड स्टेट ये किसका है? ये कॉलरिज का है। ये किसका है? तो ये कॉलरिज का है। लिटरेचर एंड ड्रामा, लिटरेचर एंड ड्रामा ये किसका है? ये मैथ्यू अर्नाल्ड का है। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स ये आई.ए. रिचर्ड्स का है। और आई आर्स पोएटिका ये हॉरेस का है। तो ए का 3, बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 40 का ऑप्शन बी सही है। चर्च एंड स्टेट इसका प्रकाशन वर्ष 1830 है, कॉलरिज का है। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 प्रकाशन वर्ष मैथ्यू अर्नाल्ड का है। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स इसके जो रचनाकार हैं आई.ए. रिचर्ड हैं। और पोएटिका इसके रचनाकार हॉरेस हैं। और साइंस एंड पोएट्री 1926 प्रकाशन हुआ था, आई.ए. रिचर्ड का है। देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थान ए और दूसरा तर्क, एक स्थापना ए और दूसरा तर्क बी है। कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 स्थापना ए में लिखा है कि परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। और तर्क आर में लिखा है क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो 41 का आंसर कौन सा सही होगा? ए में दिया है कि ए गलत आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो 41 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए गलत आर गलत। तो 41 का ऑप्शन ए सही है। परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं होती क्योंकि परंपरा हमारे सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करती है। कोई भी परंपरा चली आती है शुरुओं से तो हमारे समाज को क्या सुरक्षित करती है ना, एवं आधुनिकता को स्वीकार करती है। परंपरा तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रत्येक देश, समाज, जाति तथा धर्म की परंपरा अलग अलग होती है। परंपरा पुरातनता को पोषित कर संरक्षित करती है तथा भविष्य के लिए आधुनिकता के साथ मिलकर परंपरा को विकसित एवं परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 42 स्थापना में लिखा है कि मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क आर में दिया है कि इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए गलत आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर सही और डी ए सही आर गलत। तो 42 का आंसर क्या होगा? तो देखो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए गलत आर गलत, मतलब दोनों गलत। यहाँ पे देख मिथक समाज में व्याप्त एक कल्पना है। मिथक समाज में क्या एक कल्पना है। मिथक का संबंध धर्म एवं इतिहास से नहीं होता। मिथक अलिखित कल्पना से है।
मिथक क्या एक अलिखित कल्पना है जिसका पालन हमारा समाज करता है। भूतकाल में हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियम कानून अथवा लोक प्रथाओं का प्रारंभ हुआ है उसी को मिथक कहते हैं। मिथक का कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता। मिथक हर समाज और देश का अलग अलग होता है। मिथक काल्पनिक होता है, तथ्यात्मक नहीं होता। मिथक का संबंध सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 ए में स्थापना ए में लिखा है कि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादित होता है। तर्क आर में लिखा है कि इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्य प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर गलत और डी ए गलत आर सही। तो 43 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 43 का ऑप्शन डी सही होगा, ए गलत आर गलत, मतलब दोनों गलत। धर्म एवं विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता है, क्योंकि साहित्य का संबंध कल्पना और यथार्थ से होता है। साहित्य मनुष्य हृदय से उत्पन्न भावों द्वारा होता है तथा साहित्य संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति के लिए होता है। यह बंधन मुक्त होता है। रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पाठक एवं प्रयोक्ता का साहित्य के प्रति रुझान भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 44 स्थापना में लिखा है कि काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। और तर्क आर में लिखा है क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए गलत आर सही, बी ए गलत आर गलत, सी ए सही आर गलत और डी ए सही आर सही। तो 44 का आंसर, 44 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 44 का ऑप्शन सी सही है, ए सही आर गलत। मतलब काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से भी संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं, ये बात गलत है। तो ऑप्शन सी सही 44 का। साहित्य में काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। साहित्य में काव्यानुभूति का अर्थ है काव्य में अनुभूति या भावानुभूति से संपृक्त नहीं होती है, जीवन का यथार्थ अनुभूति से होती है। साहित्य में काव्यानुभूति, रसानुभूति तथा सौंदर्यानुभूति महत्वपूर्ण तत्व है जो एक दूसरे के पूरक हैं, जिसके बिना साहित्य सर्जना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 में स्थापना में लिखा है विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्रों का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क आर में लिखा है क्योंकि विरोधों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। ए गलत आर गलत, बी ए सही आर सही, सी ए गलत आर सही और डी ए सही आर गलत। तो 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही आर सही। 45 का ऑप्शन बी सही है, दोनों सही है। मतलब कि विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। और तर्क आर में लिखा है क्योंकि विरोधों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। विरोधों का सामंजस्य अर्थ साहित्य में विरोधी भावों का सामंजस्य होना, क्योंकि साहित्य में विरोधा का सामंजस्य चमत्कार उत्पन्न करता है जो लोक धर्म और सौंदर्य होता है। काव्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
ये जो अवतरण है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न, इससे जो संबंधित प्रश्न दिए गए हैं 46 से 50 तक के दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है और उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका जो विकल्प है उस विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट छाट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर इस संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधना में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसके लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसा इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। देखिए क्वेश्चन में 46 में लिखा है कि हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? ए श्रद्धा द्वारा, बी आचरण द्वारा, सी आस्था द्वारा, डी भक्ति द्वारा। तो 46 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भक्ति के द्वारा हम किसी के महत्व के अधिकारी हो सकते हैं। भक्ति द्वारा हम समाज या संसार में एक दूसरे के महत्व के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है तथा अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों भक्ति पर छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं? ए लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से, बी भेंट चढ़ाने वाले भक्तों की दक्षिणा से, सी श्रद्धालुओं के सहयोग से, और डी दंडवत करने वाले भक्तों के सहयोग से। तो 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। देखिए लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से बड़े बड़े महात्मा अन्याय का दमन करने में समर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, समाज कल्याण संभव हो पाता यदि ए अपना आचरण ठीक ठाक होता है, बी दूसरे का आचरण ठीक होता है, सी ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखे, और डी दिन रात काम करते रहें। तो 48 का आंसर क्या होगा? समाज कल्याण संभव हो पाता यदि ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखे। ऑप्शन सी से 48 का। समाज के प्रति कल्याण तभी संभव हो पाता यदि ऐसा आचरण हो कि दूसरे व्यक्ति आपके प्रति भक्ति रखे। अपने आचरण आप दूसरों के भक्ति के अधिकारी हो तथा समाज कल्याण साधना में समर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 49, भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है। ए लोक हितकारिणी शक्ति को अस्वीकार करना, बी समाज के प्रति आकर्षित होना, सी भक्ति को सर्वोपरि मानना, और डी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। तो 49 का आंसर क्या होगा? भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। ऑप्शन डी सही है 49 का। देखो भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय यह है कि लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना इसलिए यह आवश्यक है कि या तो आप दूसरों को आकर्षित करो या तो आप दूसरों के लिए आकर्षित हो। क्वेश्चन नंबर 50, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। ए आकर्षण विधान, बी पिंडों का आविर्भाव, सी सामाजिक लगाव, और डी अणुओं का अस्तित्व। तो 50 का आंसर क्या होगा?
तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आकर्षण विधान। लिखा है कि मानव जीवन के सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आकर्षण विधान आवश्यक है। जिस प्रकार आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, उसी प्रकार मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।